मॉर्निंग माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे हो गए और अपनी लाइफ में स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए और अपना भरपूर ख्याल रख रहे हो गए। तो आज की वीडियो के टाइटल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी लाइफ का मेरा जो गॉल ब्लैडर था, उसका सर्जरी होने के बाद मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस क्या है, कैसा चल रहा है, उसी बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरी सर्जरी कैसी हुई, क्या प्रोसेस था, कैसे मुझे पता चला और निकलने के बाद अब क्या एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ में, क्या अप्स डाउन्स है, क्या चेंजेस हुआ है मेरी लाइफ में, उन सभी बारे में मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जब मैंने ब्लॉग डाला था अपना गॉल ब्लैडर का और सर्जरी का, तो उसके बाद से मुझे कमेंट बहुत लोगों ने किया था कि दीदी आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको क्या क्या फेस करना पड़ा और कोई दिक्कत है कि नहीं। यहाँ पे खाने पीने में भी बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपने क्या क्या फेस किया या फिर आपको क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ी ऑपरेशन के थ्रू, या उससे पहले आपको पता कैसे चला, क्या सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कैसे क्या हुई, हमें बताइए। तो मैंने सोचा कि पहले मैं खुद को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को हील कर लूँ, उसके बाद ही इस टॉपिक पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो आज उसी टॉपिक पे मैं आप ये वीडियो बनाने वाली हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बहुत लेट नहीं करते हैं और मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए आपको पूरा बताते हैं स्टार्टिंग से एंड तक कि क्या कैसे हुआ, मुझे पता कैसे चला और मैंने क्या क्या फेस किया, मैंने अपना ऑपरेशन कब कराया, ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ क्या क्या हुआ और उसके बाद की मेरी लाइफ कैसी रही, इन सभी के बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी टाइम से सोच रही थी बट मैं पहले खुद अपनी आप को टाइम देना चाहती थी, अपनी बॉडी को, कि कैसा रहता है मेरा खाना पीना, कैसा रहता है। क्योंकि अगर मैं ऑपरेशन के तुरंत ही बाद अगर वीडियो बनाती तो मैं खुद ही एक्सपीरियंस नहीं कर पाती कि कैसा है मेरा बॉडी, क्या मतलब मेरी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं या फिर मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। जब मुझे खुद ही अगर नहीं मैं एक्सपीरियंस करती तो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस क्या शेयर करती। इसलिए मैंने खुद को टाइम दिया, अपनी बॉडी को टाइम दिया। उसके बाद आज मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो बना रही हूँ, शेयर कर रही हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरी लाइफ में हुआ। तो स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले कि मुझे पता कब चला। तो बात ये 2025 की है और जो मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था ये मुझे जनवरी में पता चला था। और ये 2025 के ही, वो भी 12 जनवरी को मुझे पता चला था। क्योंकि एक शादी के फंक्शन में मैं गई हुई थी और अपनी फैमिली के साथ अपने मायके में उस समय मैं थी। और जब शादी फंक्शन से मैं वापस आई थी तो मेरी तबीयत काफ़ी अचानक, मतलब कि मेरे को ठीक लग नहीं रहा था, हल्का-फुल्का वैसा, मतलब मेरे को ठीक नहीं लग रहा था और मेरे को बुखार भी हो गया था। और बुखार जब मुझे वो हुआ था जिस दिन मैं फंक्शन से आई थी रात को, 12 जनवरी को, उसी दिन मेरी तबीयत रात को ख़राब हो गई थी। और उसके बाद फिर ये था कि बुखार है तो क्या धीरे-धीरे मतलब कि 1-2 दिन में दवा-ववा खाएँगे ठीक हो जाएगा। बट वो ठीक होने का नाम नहीं रहा था, मेरा बुखार उतर नहीं रहा था। और धीरे-धीरे जो मुझे बुखार था, बुखार से था मुझे पेन बहुत ज़्यादा मेरी बॉडी में, जो मेरे, मैं कमर की अपनी बात करूँ, तो पेन एक्सट्रीम लेवल का धीरे-धीरे बढ़ते जा रहा था मेरा। मैं कितनी भी सेकाई कर लूँ, मैं पूरा-पूरा मतलब वो हीटर ऑन करके अपने कमर के पीछे ऑन करके रखती थी कि शायद उसको आराम मिलेगा, शायद रिलीफ मिलेगा मेरे कमर में, जितना सेकाई होगी मूव-वूव लगा के तो ठीक हो जाएगा, बट वो आराम नहीं मिल रहा था। तो फिर ऊपर से मेरा बुखार भी मेरे को नहीं छोड़ रहा था, तो मैं गई डॉक्टर को दिखाने के लिए, जो मेरे मायके के पास में जो हॉस्पिटल में है वहाँ पे गई दिखाने के लिए। तो वहाँ के जो डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप अल्ट्रासाउंड एक करा के दिखाओ मेरे को और अपना एक ब्लड टेस्ट कराओ। तो फिर मैं गई, अपना ब्लड टेस्ट कराई, अपना अल्ट्रासाउंड करा के उनको दिखाया। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड कराने गई थी तभी वहाँ जिन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया था, जो वहाँ पे होते हैं क्लिनिक में, उन्होंने बता दिया था कि आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन है। बट मैं उसी समय जब मुझे पता चला था तो मैं थोड़ा-सा मतलब शॉक हो गई थी, क्योंकि मैं उम्मीद नहीं कर रही थी कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि मेरे को सब पता है बुखार मतलब आ रहा है, बुखार नहीं छोड़ा तो शायद हो सकता है शायद टाइफाइड या मलेरिया हुआ हुआ होगा। ये सोच के मैंने बस करा लिया था। मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि डॉक्टर ने ये अल्ट्रासाउंड क्यों लिखा है। शायद उनको ये लगा होगा, शायद उनको लगा होगा कि कहीं अगर मेरे कमर के पास अगर मेरे को ज़्यादा पेन कर रहा है तो हो सकता है शायद कहीं किडनी में स्टोन ना हो, इस पर्पज़ से शायद उन्होंने लिखा हो मेरे लिए टेस्ट। बट मैं इस माइंडसेट सेट से देखिए, मुझे ये था शायद टाइफाइड मलेरिया होगा, जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है मैं वो टेस्ट करा के उनको दिखा देती हूँ रिपोर्ट। तो ऐसा था। फिर मैंने क्या किया कि अपना वही जो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है वो और जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है वो लेके मैं गई डॉक्टर के पास उनको दिखाने के लिए।
तो उन्होंने कहा कि आपको टाइफाइड भी हो चुका है, फिर ब्लड ब्लड में मिला है कि आपको टाइफाइड भी हो गया है और साथ ही साथ आपकी रिपोर्ट में दिखा रहा है अल्ट्रासाउंड के कि आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है। तो एक बार और कंफर्म करने के लिए किसी दूसरी जगह पे भी एक बार आप और करा लो फिर से अल्ट्रासाउंड। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने एक बार फिर उसके नेक्स्ट डे यानी 13-14 तारीख था जनवरी का, तो फिर मैं वहाँ पे दूसरे मतलब क्लिनिक में गई जहाँ पे मैंने अपना अल्ट्रासाउंड फिर से कराया और उसमें भी सेम वही चीज़ था कि मेरे को मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, वो भी एक 3 मतलब कि बहुत सारे स्टोन हैं जिसमें से 3 स्टोन मेजर बड़े साइज़ के थे। पहला तो था एक 8 एमएम का, एक 9 एमएम का और एक 12 या 13 एमएम का, ऐसे कुछ स्टोन था मेरे में। 3 जो बड़े साइज़ के थे, बाकी पूरे गुच्छे आकार में जो होते हैं छोटे-छोटे-छोटे, वो ऐसे मेरे गॉल ब्लैडर में पूरे स्टोन भरे पड़े थे। बट मुझे पेन ज़रा भी नहीं हो रहा था। जैसे होता है ना कि यहाँ पे गॉल ब्लैडर होता है मतलब जस्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे होता है तो वहाँ पे होता है जिसको मतलब अगर होता है बहुत ज़्यादा होता है तो उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है। बट मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा पेन कर रहा था यहाँ पे पीछे कमर में बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो डॉक्टर ने जब देखा रिपोर्ट तो कंफर्म हो गई कि मेरे को गॉल ब्लैडर में स्टोन है। बट उन्होंने बोला कि अभी जब तक आपको टाइफाइड है पहले उसका आप ट्रीटमेंट करिए, उसके बाद फिर इस पे वर्क करिएगा। तो पहले आप टाइफाइड की दवा लीजिए, 1 हफ्ते की पहले वो खाइए। अपनी बॉडी को पहले पूरा ठीक करिए, उसके बाद ही फिर ऑपरेशन का डेट वोट लीजिएगा और कराइएगा, क्योंकि अगर आपके मतलब अगर आपको एक भी आपकी बॉडी में कोई परेशानी या प्रॉब्लम होगी तो आपका ऑपरेशन होगा ही नहीं। बिना अगर आपकी बॉडी में कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी मतलब हेल्थ इश्यू होता है तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा जब तक वो हेल्थ ठीक नहीं हो जाती आपकी बॉडी की। तो फिर डॉक्टर ने मुझे दिया 1 हफ्ते का टाइफाइड का दवाई दिया, मैंने उसको पूरा कोर्स कंप्लीट किया, अपनी तबीयत ठीक की, मेरी तबीयत ठीक भी हो गई, मेरा बुखार भी मतलब चला गया और सब कुछ ठीक था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अपना ऑपरेशन के लिए, हालाँकि मेरा माइंडसेट बिल्कुल मैं अपने माइंड में नहीं थी कि मैं अपना ऑपरेशन कराऊँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मेरे को गॉल ब्लैडर में मेरे को स्टोन हो गया है। तो काफ़ी तरह से होता है ना थोड़ा-सा डिप्रेशन टाइप का जाना, तो मेरा मतलब माइंड थोड़ा-सा डिप्रेशन में चला गया था। मैं बिल्कुल डिप्रेशन मोड में चली जा रही थी। मतलब ना मेरा किसी से बात करने का मन, ना कुछ खाने का मन, ना ही कुछ करने का मन कर रहा था। यहाँ तक कि इवन मैं अपनी बेटी का भी केयर नहीं कर पा रही थी। जो भी था मैं अपने जना मायके में थी तो मेरी फैमिली मेरी बेटी का ध्यान रख ले रही थी, क्योंकि मेरा कुछ भी करने का ऐसा लग रहा था ना, मैं जी भी क्यों रही हूँ, मेरा जीने तक की इच्छा खत्म हो गई थी। ऐसी मेरी कुछ कंडीशन हो गई थी। मैं उसमें ज़ोन में चली जा रही थी कि मुझे कुछ नहीं करना है, भगवान ने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया है? मतलब मैं इतना बहुत कुछ खाती-पीती भी नहीं हूँ कि मैं दिन दिन भर बाहर का जंक फूड खा रही हूँ या फिर मतलब ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ जिससे मतलब मुझे ये प्रॉब्लम हुई, मुझे ये प्रॉब्लम क्यों हुई? इस तरह का मेरा हो गया था कि मैं अपने आप को कोस रही थी कि मुझे आखिर ये प्रॉब्लम हुई तो हुई क्यों? ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? बट वो कहते हैं ना कि कितने अपने अपने आप को सोच लो, कोस लो, कुछ भी मतलब दिमाग में ख़्याल रख लो, लेकिन जो होना होता है वो तो होके ही रहता है। तो बस वैसा ही था कि जो होना था वो मेरे साथ हो चुका था। तो फिर मैं काफ़ी टाइम तक तो बहुत ही डिमोटिवेट थी एकदम, मैं एकदम बहुत वैसा था, मेरे को समझ नहीं आता मैं करूँ तो करूँ क्या इस अब ऐसा चीज़ हो गया है तो। बट जैसे-जैसे टाइम बीता वैसे-वैसे मैंने अपने माइंड को काम किया, मतलब अपना माइंड थोड़ा कामली रखा। उसके बाद फिर सोचा कि चलो फिर करते जब, क्योंकि एक ऐसा चीज़ है ये, ऐसी जगह है गॉल ब्लैडर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे कि पित्त की थैली जिसको कहते हैं हिंदी में, कि अगर एक बार आपको अगर हो गया वहाँ पे पथरी, तो आपका मतलब ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर सर्जरी करके आपके वहाँ से पथरी निकाल देंगे। आपका पूरा गॉल ब्लैडर ही निकाल देते हैं। मतलब बॉडी के आपकी पूरे बॉडी में अगर कहीं भी होता है स्टोन, तो होता है कि मतलब दवा के थ्रू वो चीज़ किया जा सकता है। मतलब पूरी चांसेस है कि दवा से आपका ठीक हो जाएगा, निकाल दिया जाएगा, या फिर बहुत होगा तो मतलब कट लगा के ऑपरेशन करके मतलब वहाँ से पथरी निकाल देंगे आपकी बॉडी से। ये नहीं कि वो पार्ट ही लगाना पड़ेगा। बट गॉल ब्लैडर एक ऐसी मतलब आपकी बॉडी का पार्ट है जिसको पूरा अगर वहाँ पे पथरी होता है तो वो पूरा गॉल ब्लैडर ही काट के निकाल देंगे। तो बहुतों से मतलब बहुत जगह जो मेरे पहचान में थे, जिनको मैं जानती थी, जिनसे मेरा मतलब परिचय है, जो डॉक्टरी की लाइन में है, जो डॉक्टर के मतलब उस लाइन में है, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने यही बोला कि ऐसा ही होता है, क्या कहते हैं, वो गॉल ब्लैडर पूरा निकालना पड़ेगा। उसका कोई दवाई तुम होम्योपैथिक खाओगी या अंग्रेजी जो होते हैं एलोपैथिक, तुम कोई भी दवाई खा लोगी या कितने लंबे टाइम तक के लिए खाओगे, लेकिन वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब कि पित्त की थैली का दवाई से कोई लेना-देना है ही नहीं। चाहे फिर तुम होम्योपैथिक खाओ या एलोपैथिक खाओ, कोई भी दवाई खाओ, वो वर्क नहीं करेगा। तो उसका मतलब कि वही लास्ट स्टेज है कि तुमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। चाहे तो भले अपने मन की संतुष्टि के लिए तुम कितनी दवाइयाँ खा लो, बट तुमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा।
तो फिर मेरा कोई मतलब नहीं है फिर दवा खाने का। तो हालाँकि मेरा पेन कर नहीं रहा था, तो मैं अपना मतलब ये था कि अभी मैं ऑपरेशन नहीं कराऊँगी, क्योंकि मैंने बहुत लोगों का सुना है कि बहुत ज़्यादा मतलब जिनको बहुत ज़्यादा पेन बढ़ जाता है, बहुत लेवल तक उनको मतलब दर्द होता है, तभी वो अपना ऑपरेशन कराते हैं, अदरवाइज़ नहीं कराते। क्योंकि डॉक्टर भी मतलब बहुत ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर आपको दिक्कत है, अगर आपको पेन कर रहा है, तो ऑपरेशन कराइए, नहीं तो कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको नहीं मतलब कोई पेन हो रहा है, तो आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि मैं बात करूँ अगर, तो 100 में से 40% ऐसे लोग हैं मतलब दुनिया में जो घूम रहे हैं, जिनको कि पथरी लेके घूम रहे हैं अपने बॉडी में। उनको यहाँ तक कि पता भी नहीं चल रहा है उनकी मतलब अब उनके बॉडी में स्टोन है और उनकी लाइफ भी खत्म हो गई, अपनी लाइफ पूरा जी चुके हैं, तब भी उनको कोई कभी दिक्कत नहीं हुई है। ऐसे लोग हैं, तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनको मतलब अगर दिक्कत नहीं हो रहा तो ऑपरेशन नहीं करा रहे हैं। और बहुत लोग करा भी ले रहे हैं कि जब कराना ही है तो कि बीमारी को पाल के रखना अपने बॉडी में, आज नहीं तो कल हो सकता है एक बीमारी से दूसरी बीमारी, दूसरी बीमारी से तीसरी बीमारी बढ़ सकती है, तो अच्छा है कि ऑपरेशन करा ही लो। तो 2 तरह के माइंडसेट के लोग होते हैं, तो सबका अपना-अपना ओपिनियन है, सबका अपना थिंकिंग है, सबका अपना-अपना मर्ज़ी है। तो मेरा अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा पेन नहीं कर रहा था, तो मैं सोचा था अभी ऑपरेशन नहीं कराएँगे, जब वो पेन करेगा तब मैं कराऊँगी। तो फिर मैंने कराया नहीं, ऊपर से एक रीज़न और था मेरे पास कि मेरे हस्बैंड का एग्ज़ाम होने वाला था उनका, और साथ-साथ मेरी डॉटर का भी स्कूल स्टार्ट होने वाला था। तो ये भी एक रीज़न था बहुत बड़ा, जिससे कि मैं ये था कि मैं अगर अभी ऑपरेशन कराऊँगी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि रोकनी पड़ेगी मेरी वज़ह से, मेरी फैमिली को। तो ये भी एक दिक्कत होगा, और अभी पेन कर नहीं रहा है तो अभी नहीं कराते हैं, जब कभी पेन करेगा तब का तब देखेंगे। तो फिर मैंने कोई भी, ना मैंने कोई दवाई खाई, ना कोई मैंने अंग्रेज़ी दवाई खाई, ना ही मैंने कोई है मतलब होम्योपैथिक दवाई खाई, ना कोई मैंने आयुर्वेदिक दवाई खाई, कुछ भी मैंने नहीं खाया। क्योंकि जब मुझे पता था कि कुछ होने वाला है नहीं, तो कोई मतलब नहीं है बॉडी में बेमतलब का दवाई अपने में डालना अपने शरीर के अंदर। तो इस वज़ह से मैंने कोई दवाई नहीं लिया, और फिर मेरे हस्बैंड का एग्ज़ाम भी हुआ, मेरी बेटी स्कूल भी गई अपना 1 महीने, उसके बाद फिर गर्मी की छुट्टियाँ पड़ गईं, और फिर जब हुआ था जून में, मेरा ऑपरेशन हुआ था 22 जून को। और मैंने कराया 2 पर्पज़ से। पहला तो एक था कि मेरा हल्का-हल्का पेन स्टार्ट हो चुका था। मेरे को हल्का-हल्का मेरा पेन मतलब मेरे को कभी लगा था कि ये ऐसा नहीं कि बहुत एक्सट्रीम लेवल का है, बहुत लोगों को होता है बहुत एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो मेरा कभी ऐसा हुआ नहीं कि मेरा एक्सट्रीम लेवल का कभी पेन किया हो। तो मेरा हल्का माइल्ड पेन कभी-कभी होता था, मेरे को यहाँ पे होने लगता था। मेरे खान-पान में जैसा मैं कुछ खाती-पीती थी, कहते हैं कि अगर आप कोई बहुत ऑयली चीज़ खाओगे, जंक फूड खाओगे या बाहर का कोई तेल मसाला वाला चीज़ खाओगे, तो आपको ये चीज़ झेलना पड़ सकता है, आपका पेन उस समय बढ़ेगा। तो और ख़ासकर रात के समय। तो मेरा ऐसा तो नहीं था कि दिन या रात को मेरा पेन हो रहा है, लेकिन हाँ, कभी-कभार होता था कि मैंने कभी कोई बहुत ऑयली चीज़ या जंक फूड खा लिया अगर, तो मुझे यहाँ पे हल्का पेन मेरे नीचे यहाँ पे स्टार्ट हो जाता था। वो भी बहुत हल्का था, कुछ देर के लिए रहता था, उसके बाद फिर खत्म हो जाता था। बट और दूसरी चीज़ ये भी था कि मेरे माइंड में आया कि अभी मेरी बेटी की गर्मी की छुट्टी है, और अभी हस्बैंड का भी एग्ज़ाम हो चुका है, तो अगर अभी करा लेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बाद की आए समय में पता नहीं फिर अगर अचानक से कभी पेन कर दिया, क्योंकि अभी तो हल्का पेन है, अगर बाय चांस कभी अचानक से पेन किया और उस समय अगर बहुत सारी चीज़ें रही हैं लाइफ में जो कि होती रहती हैं, फिर उस समय होगा तो मैं क्या करूँगी? एक तो दूसरा दिमाग में मेरी बात ये थी, और तीसरी एक ये भी चीज़ थी कि मैंने मतलब यूट्यूब पे जैसा कि सभी लोग देखते हैं यूट्यूब में कि बहुत सारी चीज़ें जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, तो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं यूट्यूब पे कि इसका क्या प्रोसेस है, क्या तरीका है, कैसे क्या कर सकते हैं, क्या खा पी सकते हैं, क्या परहेज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा बहुत सा तरीका ढूँढते हैं जिससे उनको मतलब ऑपरेशन तक की कंडीशन ना, ऑपरेशन ना कराना पड़े और बिना ऑपरेशन के ही चीज़ें ठीक हो जाए। मैंने बस वही किया था। यूट्यूब पे मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, जिसमें मुझे एक जो होते हैं बहुत से जो डॉक्टर्स अपना कंसल्ट देते हैं, अपना राय बताते हैं कि क्या उसके साइड इफ़ेक्ट है, क्या हो सकता है। तो मैंने भी कुछ वीडियोज़ में ऐसे देखा था जिसमें मुझे मुझे पता चला था कि यूट्यूब की वीडियो में मुझे पता चला था कि मतलब कि अगर गॉल ब्लैडर का जो मतलब जो पित्त की थैली है, अगर आपका लक अगर अच्छा है तो चलो ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है तो ऑपरेशन नहीं कराओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन बाय चांस कभी-कभी क्या होता है कि अगर कोई मतलब जो पित्त की थैली में जो पथरी है, अगर कभी वो आपके खाने की पाइप में फँस गई, तो आपको डबल ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। पहला तो जो खाने के पाइप का जो नली है वो भी, और उसका भी ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा इमीडिएटली वो भी, और दूसरा पित्त की थैली का जो ऑपरेशन होगा वो तो कराना ही पड़ेगा। एक तो ये कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन और था कि अगर बाय चांस आपकी पित्त की थैली अगर फट गई अगर, तो फिर जो उसके अंदर का जो पित्त होता है, जो गंदगी होता है, अगर पूरा आपकी बॉडी फैलेगा तो कैंसर का रूप ले लेगा, ये भी था। तो ये 2 चीज़ें ऐसी थी जो मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लिक कर रही थी कि क्योंकि मेरे में पित्त की थैली में पथरी तो है ही, और आज नहीं तो कल तो मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। भले जब तक दर्द नहीं करा मैं ना कराऊँ, लेकिन आए समय में जब कभी दर्द करेगा,
तो मुझे वो दर्द तो झेलूँगी, झेलूँगी, साथ-साथ मुझे ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा, वो भी तत्काल में ऑपरेशन मुझे अपना ऑपरेशन कराना पड़ जाएगा। और दूसरा, अगर मैं नहीं कराती हूँ, अगर अवॉइड कराती हूँ अपने ऑपरेशन को और अगर मैं डिले करती हूँ, तो हो सकता है कि मतलब कभी अगर मैं खाने के नली में अगर कभी कोई पथरी फँस गई, तो भी मुझे डबल ऑपरेशन कराने पड़ जाएँगे, या फिर कभी मेरी पीठ की थैली फट गई, तो कैंसर जैसा बीमारी जो कि आप जानते हो कि उसका मतलब कि ट्रीटमेंट का क्या है, क्या प्रोसेस और मतलब कितना झेलना पड़ता है। जो मरीज़ होगा वो भी, जो उसकी फैमिली होगी वो भी। तो अगर ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर मैं मर ही जाऊँगी, ये सोच-सोच के ही कि मेरे को ये सब चीज़ हो गया। तो इस डर की वज़ह से मैंने फिर सोचा, डिसाइड किया कि मैं अपना ऑपरेशन करा लूँगी। जब कराना ही है तो मैं क्यों दर्द का वेट करूँ एक्सट्रीम लेवल का, मैं अपना ऑपरेशन करा लूँ। तो ये सोच के फिर मैंने अपना 22 तारीख को, 22 जून को मैंने अपना ऑपरेशन कराया, डेट-वेट लिया, सारी चीज़। उससे पहले जब मेरा ऑपरेशन होने वाला था, उससे पहले डॉक्टर ने बोला था एक बार आप अपना फिर से पूरा अल्ट्रासाउंड करा लीजिए और साथ ही साथ अपना पूरा मतलब बॉडी चेकअप करा लीजिए कि आपको मतलब कोई बीमारी, कोई हेल्थ इश्यू और ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपका ऑपरेशन नहीं होगा। तो फिर मैंने फिर जो डॉक्टर ने जो लिखा था वो फिर मैंने सब कुछ अपना टेस्ट कराया, अपना ब्लड टेस्ट कराया, यूरिन टेस्ट कराया, जो कि उसमें मेरा मतलब सारे उसमें सारे मतलब चेकअप होते हैं, एचआईवी और जो हेपेटाइटिस जितने सारे जो मतलब जो बीमारियाँ होती हैं बॉडी से रिलेटेड, उन सभी टेस्ट का मैंने कराया था। तो 2100 मुझे उसका चार्ज पड़ा था, प्लस मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था, उसका मुझे 600-700 के आस-पास मुझे पड़ा था, मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। बट मुझे एक चीज़ और थोड़ा मुझे लगा था कि जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड दोबारा जब कराया था ऑपरेशन से ठीक पहले, तो उसमें जब मैंने ऑपरेशन कराया था तो उसमें मेरा रिपोर्ट में जो मैं बात करूँ स्टोन की साइज़ की, तो उसमें 7 एमएम और 8 एमएम दिखा रहा था। मतलब जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने ऑपरेशन कराया था, ये ऑपरेशन बोल रही हूँ, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना अल्ट्रासाउंड कराया था जनवरी में, तो उस समय मुझे पता चला था कि मतलब छोटे स्टोन हैं बट बड़े स्टोन के मतलब कि 9 एमएम, 10 एमएम क्या 11 और 13 एमएम इस साइज़ के थे। बट मैंने जब दोबारा जून में जब मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, तो उसमें मेरी साइज़ थी 7 एमएम और 8 एमएम की। तो मैं मतलब शॉक भी थी और हैप्पी भी थी इस बात के लिए कि मेरा शायद स्टोन के साइज़ ऑटोमैटिक कम हो गए हैं। तो जब धीरे-धीरे कम हो गए हैं, इस मतलब जनवरी से लेकर जून तक में मेरे 13 एमएम जहाँ मेरा अ, मतलब स्टोन का साइज़ था, वो अब घट के 8 एमएम तक आ चुका है। तो हो सकता है आगे फिर 6 महीने अगर मैं डिले करूँ तो हो सकता है मेरा मतलब मेरे अंदर का जो स्टोन है मेरे गॉल ब्लैडर में, वो शायद खत्म हो जाए या फिर और कम हो जाए। तो ये मैं थोड़ा-सा मतलब मैं शॉक थी कि जब कहते हैं कि स्टोन कभी गलता नहीं है, घटता नहीं है और बढ़ता ही है, तो मेरा घट कैसे गया? और जब और घट गया है तो हो सकता है आए समय में और भी मेरा धीरे-धीरे घट जाए, मुझे ऑपरेशन कराने की नौबत ना आए। तो ये जब मुझे पता चला तो ऐसा तो मतलब मैं हैरान थी अपना रिपोर्ट देख के, लेकिन साथ-साथ में बहुत खुश भी थी कि अब मुझे शायद ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर जो जैसे मैंने बताया कि जो मेरे पहचान में मेरे जो कंसल्ट हैं, जो डॉक्टर लाइन में ऐसे हैं, मेरे पहचान में, मैंने उनको अपने फ्रेंड को मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा होता नहीं है, कभी भी गॉल ब्लैडर का जो स्टोन होता है वो कभी भी घटता नहीं है, हमेशा बढ़ता ही है। हुआ क्या होगा अगर तुम्हारी रिपोर्ट में अगर ऐसा आया है तो कंडीशन ये हुई होगी कि होता है ना कभी कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन तैरते रहते हैं, वो मतलब मूव करते रहते हैं। तो कभी-कभी होता है क्या है कि अगर आपका अल्ट्रासाउंड हो रहा है, तो जिस समय जो साइज़ जिधर जिधर दिख गया उस समय वो चीज़ जैसे क्लिक होगी पिक्चर जैसा उसका क्लिक हो गया, वैसे ही वो चीज़ रिपोर्ट में मेंशन होता है। तो हो सकता है कि जैसे होता है ना क्योंकि पत्थर है तो एक साइज़ उसका छोटा होता है, दूसरे साइज़ का उसका बड़ा होता है। जैसे एक तरफ इसका बड़ा हो गया और दूसरी तरफ छोटा हो गया। तो हो सकता है कि जब उस समय जब क्लिक किए होंगे, पहले फर्स्ट टाइम जब तुम्हारा अल्ट्रासाउंड हुआ हुआ होगा, उसपे जब आया होगा पिक्चर तो शायद उस साइज़ उस तरफ मतलब उसका बड़ा साइज़ रहा हो, और अभी जब क्लिक किए हो तो उसका मूवमेंट कर गया हो, उसका तो छोटा साइज़ दिख रहा हो, जिस तरफ छोटा रहा होगा उसका मुँह उस तरफ तुमको दिख रहा होगा। तो इस वज़ह से रिपोर्ट में ऐसा आया होगा, या तो हो सकता है कि वो टूट गया होगा। अगर कोई बड़ा अगर होगा तुम्हारे अंदर स्टोन तो हो सकता है वो टूट गया होगा, 2 उसका 2 या 3 भाग हो गया होगा। इस वज़ह से उसके साइड-साइड छोटे-छोटे हो गए हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि उसका मतलब कि पथरी छोटे हो जाएँ, वो सब बड़े ही होंगे, छोटे नहीं होंगे। तो तुमको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। तो फिर मेरा वही फिर मेरा मतलब मुझे मेरा जो उम्मीद एक जो थी जो मुझे मिली थी वो मेरी फिर से एक बार टूट गई थी, कि मतलब मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, बिना ऑपरेशन के मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, मुझे कराना ही पड़ेगा। तो फिर मैंने अपना डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाया, सारी चीज़ें दिखाई उनको, उसके बाद फिर उन्होंने मुझे डेट दिया 22 जून का। उसके बाद फिर मैंने अपना एडमिट हुई, और जिस दिन मेरा ऑपरेशन था उसके 1 दिन पहले डॉक्टर ने मुझे बोला था कि जिस दिन आप हॉस्पिटल आइएगा 22 जून को, उसके पहली बार मुझे कॉल कर लीजिएगा सुबह।
तो जिस दिन हम लोग रेडी हुए थे, जिस दिन जा रहे थे हम लोग हॉस्पिटल, उस दिन सुबह 22 तारीख को, 22 जून को हमने डॉक्टर को फ़ोन किया कि सर आज हमारा अपॉइंटमेंट है और आज हमारा ऑपरेशन होने वाला है गॉलब्लैडर का। तो हम कुछ खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? मैंने ये चीज़ जानने के लिए उनको मैंने फ़ोन किया, क्योंकि हालाँकि मैंने 21 तारीख की रात को 12 बजे बाद मैंने कुछ भी, ना कुछ खाया, ना मैंने कुछ पिया, क्योंकि ये था कि मेरा 22 तारीख को मेरा सुबह में ऑपरेशन हो जाएगा। तो मैंने 21 तारीख की रात के 12 बजे से पहले जो खाना खाया था, 12 बजे के बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। और जब मैंने सुबह 22 तारीख को मैंने डॉक्टर से बात किया, तो उन्होंने बोला कि आप मतलब चाय पी सकते हो या बिस्कुट खा सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ और मत खाइएगा, और बाकी क्योंकि आपका 11 बजे तक में ऑपरेशन हो जाएगा। 11 बजे यानी सुबह में 11 बजे 22 तारीख के। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तब फिर अगर ऐसा है, अगर सुबह मतलब 11 बजे तक में मेरा अगर ऑपरेशन हो जाना है, तो फिर मैं वो भी क्यों खाऊँ, मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। कि ऐसा ना हो कि मतलब मेरे कुछ खाने की वजह से मेरे ऑपरेशन में कोई दिक्कत हो जाए, तो मैं ना कुछ खाऊँगी, ना मैं कुछ पीऊँगी। तो मैंने कुछ भी नहीं खाया, ना मैंने कुछ पिया। और उसके बाद सीधे हम लोग फिर रेडी हुए हैं 10 साढ़े 10 बजे, 11, हाँ ठीक, साढ़े पौने 11 बजे बाद हम लोग पहुंच गए थे हॉस्पिटल में। और वहां जब पहुंचे तो वहां फिर मतलब हमें कम से कम आधे घंटे लग गया अपना पेपर वर्क जो होता है हॉस्पिटल का रेडी करने में। वो फाइल उसको पतिदेव ने पूरा अपना वो सब कराया, काउंटर से अपना पूरा पेपर वर्क रेडी कराया, एडमिट का जो पेपर होता है। और जब मैं एडमिट हो गई तो मैं सीधे आईसीयू में एडमिट हुई थी। और उसके बाद फिर जब डॉक्टर थी से मतलब वहाँ पता चला हॉस्पिटल में जाने के बाद कि डॉक्टर 1 बजे आएँगे, तो उसके बाद 1 बजे के बाद मेरा ऑपरेशन होगा। तो मैंने कहा तब चलो ठीक है। तो फिर मैं वहाँ पे मुझे हल्का मेरे को हालाँकि सुबह से मेरे को भूख लगने लगी थी कि मैं कुछ, एक तो प्यास लग रही थी, भूख भी लग रही थी। तो मैंने वहाँ सिस्टर से बोला कि मैं कम से कम पानी पी सकती हूँ, क्योंकि अभी 12 बज रहे हैं और 1 बजे मेरा ऑपरेशन होना है, तो मैं कम से कम मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। बट उन्होंने बोला नहीं, पानी नहीं पी सकते हो, अगर आपको भूख प्यास लग रही है तो हम आपको ड्रिप चढ़ा देते हैं, इससे आपको भूख प्यास नहीं लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, मेरे को जो होता है वो तो जो चढ़ाना होता है, उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दिया और मेरे को वो तो चढ़ना स्टार्ट हो गया। और उसके बाद फिर जब 1 बजा तो पता चला कि डॉक्टर 1 बजे नहीं, डॉक्टर 5 बजे आएँगे, तो मेरा ऑपरेशन 5 बजे होगा। तभी मैंने पूछा कि क्या मैं पानी पी सकती हूँ? मैंने सिस्टर से बोला तो मुझे पानी में थोड़ा-सा तो पी लूँ, क्योंकि मेरा पूरा गला सूख रहा है। बट उनका कहना था कि नहीं, आप कुछ भी नहीं पी सकते हो, ना कुछ खा सकते हो। आपको जो भी खाना-पीना था आप कल खाए होते आज, या फिर सुबह खा लिए होते नाश्ते में, अभी अब नहीं खा सकते हो आप। तो मैंने उनको फिर बताया कि डॉक्टर ने खुद ही बोला था कि आप हल्का-फुल्का खा लो, 11 बजे आपका ऑपरेशन हो जाएगा। तो जब मुझे ये था कि 11 बजे मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, तो इस वजह से मैंने कुछ नहीं खाया। अब मुझे नहीं पता था कि यहाँ आने के बाद अब ये 11 से 1, 1 से 5 हो गया है डिले। ऐसा होता तो फिर मैं खा के आती। तो उन्होंने बोला नहीं, अगर आप नहीं खाए हो तो अब आपको कुछ भी नहीं खाना है, जो भी है बोतल के थ्रू आपको आपकी बॉडी में जा रहा है, तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ भी ऊपर से खाने-पीने का, आप नहीं खाओगे नहीं तो आपको फिर दिक्कत करेगा ऑपरेशन के दौरान। तो फिर मैंने नहीं खाया। फिर जब 5 बज गया तो पता चला कि डॉक्टर अब आएँगे, 8 बजे तक में आएँगे तो ऑपरेशन होगा। तो मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी डॉक्टर के झिलाने की वज़ह से, कि जो उन्होंने मतलब सुबह का था 11 से 11, 11 से फिर 1, 1 से 5, 5 से 8, मतलब इतना जो था कि डॉक्टर फिर जब 7 बज गए थे तभी तक डॉक्टर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अभी आ रहेंगे, अभी आएँगे, अभी आएँगे, अभी पहुँचने वाले हैं, अभी हॉस्पिटल आ गए हैं, अभी राउंड पे गए हैं। तो ये चीज़ मतलब इतना वो सबसे ज़्यादा जो था झिलाव वाला वो चीज़ था डॉक्टर वाला, कि डॉक्टर ने बहुत झिलाया उस चीज़ के लिए, बहुत ही ज़्यादा झिलाया। कि मतलब कोई टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स होता तो इतना नहीं झेलना पड़ता। तो मैंने एक तो वहाँ बहुत ज़्यादा झेल लिया, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा वहाँ पे वैसा हो गया था कि डिहाइड्रेटिंग हो गई थी मेरी बॉडी। कितना ही बोतल चढ़ता है, बट अगर आपको पानी ना मिले, खाना ना मिले, तो आपकी बॉडी, आपका माइंड बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाता है, जो कि मेरे साथ भी वैसा ही हुआ था। मेरे को क्या है दिक्कत है कि अगर मतलब कि अगर मैं टाइम टू टाइम पर खाना नहीं खाती हूँ, तो मेरा सर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द करता है, मेरे को दिक्कत है। तो वही था कि मैं उस समय कुछ खा पी सकती थी नहीं, और फिर करते-करते जब 8 बजा तो पता चला कि डॉक्टर आ गए हैं, तो आपको ओटी के लिए आपको रेडी किया जाएगा। तो फटाफट फिर मैं गई ऑपरेशन थिएटर के लिए। पहले मुझे जो वो होता है, गाउन जो पहनाते हैं ऑपरेशन में जाने से पहले, वो मुझे ग्रीन-ग्रीन पूरा पहनाया गया। उसको बाकी आपका जो मतलब जो मेरा अपना खुद का जो कपड़ा था वो सब कुछ उतार दिया गया था। मतलब सब कुछ यानी कि जो भी अंदर का जो होता है हम पहनते हैं, पैंटी हो, ब्रा हो, आपका जो कपड़ा हो, सारी चीज़ें आपको सब कुछ उतार देना होता है। तो मेरा सब कुछ उतार दिया गया था। सिस्टर ने बोला था आपने जो भी एक्सेसरीज़ पहनी हुई हैं, फिर वो अंगूठी हो, पायल हो, बिछिया हो, यहाँ तक इवन धागा भी अगर आपकी बॉडी पे कहीं आपने पहना हो तो आप धागा भी उतार दीजिए। कान का, नाक का, आपको सब कुछ निकाल देना है। तो मेरा सब कुछ उतार दिया गया था, मैंने सब कुछ उतार दिया था। मतलब उतार क्या, मैंने 1 दिन पहले जब मुझे जिस दिन मुझे जाना था हॉस्पिटल के लिए, उसके 1 दिन पहले मैंने सब कुछ अपना उतार दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि ऑपरेशन जब होता है तो सारी चीज़ें
उतरवा देते हैं, तो मैंने नाक का सिर्फ़ छोड़ के मैंने सब कुछ अपना उतार दिया था। मैं सब कुछ उतार के ही गई थी क्योंकि गोल्ड है, सिल्वर है, सारी चीज़ें आप हॉस्पिटल में को क्या सँभालना, कैसे क्या कहीं गिर-उर जाए, महँगी चीज़ें होती हैं, तो मैंने घर पे उतार के मैं गई थी। सिर्फ़ मैंने इयररिंग्स पहने हुए थे आर्टिफ़िशियल और नोज़ में पहना हुआ था क्योंकि निकल नहीं रहा था। वहाँ जब गए तो और एक हाँ, एक धागा था मेरे पैर में बँधा हुआ था ब्लैक कलर का, बस इतना ही मैं पहन गई थी, तो लोगों ने वहाँ भी वो भी उतरवा दिया था हॉस्पिटल में कि आप चूड़ी भी उतार दो, अपना धागा भी निकाल दो और कान का निकाल दो, बाकी ये है तो यहाँ पे उन्होंने टेप लगा दिया था, बाकी जो कपड़े होते हैं वो सब कुछ उन्होंने उतरवा दिया था। और जो उनका होता है हॉस्पिटल का गाउन उन्होंने वो पहनाया मुझे और उसके बाद फिर ले गए ऑपरेशन मतलब मैं पौने 8 बजे ऑपरेशन थिएटर में रात को 22 तारीख की जून को मैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर चली गई थी। और जब वहाँ पे गई तो वहाँ पे मुझे लिटा दिया गया, बाकी मुझे जो होता है ईसीजी जो मॉनिटर करते हैं आपका हार्ट बीट, वो मुझे यहाँ पे मतलब यहाँ पे लगा दिया गया उसका मशीन ताकि मॉनिटर में मतलब मेरा हार्ट बीट वो उसे पता चले उसको और साथ ही साथ मुझे जो ड्रिप था वो मेरा ड्रिप कंटिन्यू मेरे को चढ़ रहा था, एक हाथ में मेरा ड्रिप चढ़ रहा था मेरे को पानी का बॉटल और दूसरे हाथ में मेरा ये लगा दिया था मॉनिटर चेक करने के लिए मेरी हार्ट बीट। और मैं वहाँ पे भी मैं वेट कर रही थी, बाकी जो स्टाफ थे मतलब वहाँ पे 2 अंदर में स्टाफ थे जो कि जेंट्स थे और वो भी वेट कर रहे थे डॉक्टर अब आएँगे, अब आएँगे, अब आएँगे। फिर करते-करते फिर उसके बाद एक और फिर 2 ऑलरेडी मेल स्टाफ थे और उसके बाद फिर एक और जेंट्स आए, तो मुझे लगा शायद यही डॉक्टर है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं थे। वो आए थे ड्रिप जो एनेस्थीसिया होता है, वो लगाने वाले वो थे। तो वो आए, तो फिर उन्होंने एनेस्थीसिया मुझे दिया। तो मैंने हालाँकि उनसे पूछा कि आप ये जो कर रहे हैं, वो आप मुझे मुझे मतलब बेहोशी की दवा देने वाले हैं? तो उन्होंने कहा, "हाँ, बेहोशी की दवाई है।" तो मैंने कहा कि आप मुझे कमर में देंगे, मतलब जो पीठ की जो हड्डी होती है, उसमें देंगे या फिर मुझे देने वाले हैं आप ड्रिप के थ्रू? तो उन्होंने बोला कि नहीं हम आपको ड्रिप के थ्रू देंगे, पीछे कमर की हड्डी में देंगे, आपको ड्रिप के थ्रू ही देंगे। तो उन्होंने मुझे ड्रिप के थ्रू दिया और विदिन उसके मतलब कि उस समय जब मैंने देखा था जब वो मुझे दे रहे थे दवा बेहोशी की मेरे ड्रिप में दे रहे थे, नीडल में जो डाल रहे थे, तो उस समय मेरी घड़ी मतलब मेरा जो नज़र गया वो घड़ी क्योंकि ऑपरेशन थिएटर के में एक घड़ी लगी हुई थी तो हुई हुई थी, तो मेरी नज़र उस पे गई, मैंने देखा राइट 8 बज रहे थे। और उसके बाद फिर मैं अपनी आँखें बंद कर ली और मैं कब बेहोश हो गई मुझे पता नहीं चला। मैंने अपनी आँखें बंद कर ली कि भैया जब डॉक्टर आएँगे तब तक मैं अपना आराम करती हूँ। तो मैंने अपनी आँखें बंद कर ली और मुझे मतलब कब मैं बेहोश हो गई मुझे पता ही नहीं चला। और उसके बाद फिर अ, डॉक्टर कब आए, कब मेरा क्या हुआ, कैसे क्या ऑपरेशन मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन हाँ अ, मतलब जब मैं होश में आई थी, जब मैं होश में आने लगी तो उस समय मुझे ऐसा था कि मतलब मेरी नज़रें आँखें नहीं खुल रही थी और ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी। बट जो वहाँ पे मेरे साथ जो हो रहा था वो मैं फ़ील कर पा रही थी। मतलब उस समय डॉक्टर शायद रहे जो डॉक्टर वो रहे होंगे या फिर जो साथ में उनके स्टाफ थे वो थे। मतलब ऐसा था कि जो वहाँ पे लोग हैं जो कर रहे हैं मेरे साथ ऑपरेशन मेरा जो ऑपरेट कर रहे हैं, उस दौरान मतलब वो जो भी बातें कर रहे थे, वो मैं सुन पा रही थी उनकी, बट ना तो उसको मैं प्रोसेस कर पा रही थी, ना मैं समझ पा रही थी, ना ही मैं कुछ बोल पा रही थी, ना मैं अपनी आँखें खोल पा रही थी। लेकिन मैं सब कुछ जो बातें कर रहे थे, वो मैं सुन पा रही थी, उनका जो हँसी-मज़ाक जो बातें कर रहे थे, वो मैं सुन पा रही थी। और साथ ही साथ जो मेरे साथ यहाँ पे हो रहा था, बार-बार पाइप घुसाना, निकालना, वो जो पेन होना, पता नहीं मेरे को मतलब क्या था कि मेरे को दवाई काम किया नहीं, एनेस्थीसिया या फिर मैं बहुत पहले ही मतलब मेरा वो असर धीरे-धीरे खत्म हो गया था, क्या हुआ था? मतलब जो भी था वो जो बार-बार पाइप घुसा रहे थे मतलब इतनी बड़ी-बड़ी पाइप होती हैं जो कि एकदम रॉड जैसी होती हैं। जो होता है ना कढ़ाई सुई धागा वाली उस वैसी जैसी होती है उससे थोड़ी-सी उससे मोटी होती हैं और वैसी बड़ी-बड़ी इतनी बड़ी-बड़ी होती हैं वो और 5-6 ठो वैसा मतलब होता है वो, तो वो सारी चीज़ें आपको पूरा करते हैं। तो वही चीज़ हो रहा था मतलब बार-बार डालना पाइप और निकालना, तो वो जो बार-बार डाल रहे थे, निकाल रहे थे ना, वो जो पेन उसका हो रहा था, वो मुझे फ़ील हो रहा था। बस ये था कि मैं ना चिल्ला पा रही थी, ना मैं बोल पा रही, ना बता पा रही थी, ना मैं आँखें अपनी खोल पा रही थी। बट वो सारी चीज़ें मैं महसूस कर पा रही थी, फ़ील कर पा रही थी। ऐसा लग रहा था ना मेरी जान अब जाएगी, तब जाएगी, अब जाएगी, तब जब जाएगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा साँसें खींच रही थी एकदम मतलब इस तरह की मेरी मतलब कंडीशन हो गई थी। मैं बहुत लंबी-लंबी साँसें खींच रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब मैं साँस अगर नहीं खींचूँगी तो मेरी जान अब चली जाएगी। अगर मैंने साँसें अगर नहीं खींचा बहुत ज़ोर से मैंने बहुत साँसें नहीं भरी अपने अंदर तो मेरी साँस अब चली जाएगी, तब टूट जाएगी। ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। फिर बार-बार कम से कम 5 से 6 बार ऐसा प्रोसेस हुआ, बार-बार डालना पाइप, फिर निकालना, फिर डालना, निकालना, ऐसा। और मैं साँसें खींच रही हूँ, साँसें खींच रही हूँ, पूरा ज़ोर लगा रही हूँ पूरे शरीर में कि मैं साँसें खींच सकूँ, अपने शरीर में जितना हो सके उतना मैं ऑक्सीजन भर सकूँ, वरना मेरी जान अब चली जाएगी, मेरी साँस अब टूट जाएगी। ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी।
और फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मेरे को मैं बता दूँ, मेरे को 4 कट लगे थे क्योंकि मेरा जो ऑपरेशन हुआ था वो लेप्रोस्कोपी के थ्रू हुआ था मेरा ऑपरेशन। तो मेरे को 4 कट लगे थे। पहला तो ठीक जो मतलब यहाँ पे लगा था सीने पे, दूसरा जो नाभि पास है वहाँ पे कट लगा है और 2 कट मेरे साइड में लगे हैं। मैं यहाँ पे इमेज लगा दूँगी साइड में, तो आप लोग देख लेना। मेरे को 4 कट लगे हैं और कट बहुत नहीं है, कट इतने छोटे-छोटे कट लगे हैं, मेरे 4 कट हैं। जिसमें से पहला तो जो होता है, जो सीने पे यहाँ दोनों बीच में जो कट लगता है, वहाँ पे जो कट लगता है, वो होता है वहाँ पे पाइप डाल के देखते हैं यहाँ पर कैमरा कि कहाँ पे एग्ज़ैक्टली कहाँ पे क्या है, कैसे क्या कट लगाना है, कैसे कहाँ पे आपका गॉल ब्लैडर है वो। और बाकी 2 साइड से होते हैं जो कट लगाते हैं, वो डालते हैं इंस्ट्रूमेंट डाल के निकालने के लिए होता है कि इंस्ट्रूमेंट डाल के काट के उसको कट करें। और जो नाभि का होता है वहाँ पे कट लगाते हैं ताकि वहाँ पे आपकी बॉडी में गैस भर सके, क्योंकि जितना गैस भरेंगे तो उतना आपकी बॉडी का जो पेट होता है, मतलब आपका जो पेट है वो फूल जाएगा। तो उनको काफ़ी ईज़ी हो जाता है, आपका जो बॉडी का जो गॉल ब्लैडर होता है उसको, जो पार्ट है गॉल ब्लैडर, उसको निकालने में ईज़ी हो जाता है। तो इस वजह से 4 कट लगाते हैं और मेरा लेप्रोस्कोपी के थ्रू हुआ था तो मेरे वही 4 कट लगे थे। और उसके बाद फिर मेरा वो निकाल दिया गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी मैं आईसीयू में, जब मेरा प्रोसेस ख़त्म हो गया, ऑपरेशन मेरा हो गया, तो उसके बाद मुझे लाया गया फिर वापस से आईसीयू में। उस दौरान मेरी सासू माँ, मेरे पतिदेव और मेरी बेटी, मेरे पापा, मेरा भाई, सब कोई बाहर ही वेट कर रहे थे। और मेरे को लगाया गया था ऑक्सीजन, जो होता है ऑक्सीजन सिलेंडर, जो मेरे को ऑक्सीजन मास्क होते हैं वो लगाया गया, वो लगा के फिर मुझे निकाला गया था बाहर। और उसके बाद फिर मैं बेहोशी कंडीशन थी, लेकिन मैं इतनी मतलब बेहोश नहीं थी कि मैं समझ ना पाऊँ क्या हो रहा है। जब मैं बाहर निकली थी तभी मेरी कंडीशन सेम वही थी कि मैं सबकी बातें सुन पा रही थी। पापा क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहे हैं, मेरे पतिदेव, मेरी बेटी बार-बार मुझे किस कर रहे थे, मम्मा उठ जाए, ऐसा। और मेरी सासू माँ रो रही थी। तो मैं सारी चीज़ें, उनकी बातें सुन पा रही थी और लेकिन मैं ना ही कुछ रिएक्ट कर पा रही थी, ना मैं कुछ बोल पा रही थी। और बस मेरे को लग रहा था कि मेरे को मतलब कि मेरे को यहाँ पे पेन नहीं हो रहा था, बट मेरा माइंड सब कुछ मेरे मतलब सेंस कर पा रही थी कि क्या चीज़ें हो रही मेरे आस-पास, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें मैं फ़ील कर पा रही थी। उसके बाद फिर जैसे-जैसे अब रात के जब 1 बजे तब मेरी नींद टूटी, और जब मेरी नींद टूटी तो मैं देखा कि आईसीयू में के सामने खड़ी थी, वहाँ पे मैं 1 बजे टाइम हो रहा था, 1 बजे। और मेरी सासू माँ सो गई थी, मेरी बेटी, मेरे हस्बैंड वो थे वार्ड के बाहर थे, क्योंकि आईसीयू में सिर्फ़ एक ही मेंबर अलाउ होता है। तो मेरी सासू माँ मेरे पास में थी और मेरा बच्चा और मेरे हस्बैंड आईसीयू से बाहर थे, पापा लोग चले गए थे वापस घर। और उस समय मेरे को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पेन हो रहा था। मेरे को बहुत मतलब रह-रह के मेरे को ऐसा लग रहा था ना, जैसे कि बॉडी कोई साइन दे रही है, कोई चीज़ भेज रही है उस जगह पे, बट वहाँ चीज़ें रिटर्न आ जा रही हैं। मतलब ऐसा लग रहा है बॉडी कुछ मतलब बोल रहा हो उस जगह पे जाने के लिए, कुछ करने के लिए, बट वहाँ से कोई जवाब नहीं मिल रहा हो, वापस से वो चीज़ लौट जा रही हो। तो इस तरह का मैं फ़ील कर पा रही थी, मुझे पेन भी हो रहा था। बाकी मेरे पूरे मतलब पूरा जो मेरा टाँका है, मेरा टाँका जैसे होता है ना कि टाँके 2 तरफ लगते हैं। एक होते हैं गलने वाले टाँके, जो कि मतलब बॉडी के अंदर सिलाई कर देते हैं, ताकि धीरे-धीरे समय के साथ वो अंदर गल के निकल जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। और एक टाँके ऐसे होते हैं जो ऊपर से लगते हैं, जो कि आपको कटवाने होते हैं। तो मेरे को जो टाँके लगे थे वो लगे थे ऊपर से, जो होते हैं वैसे, जो मतलब रॉड टाइप के वैसे लगे थे एकदम, ताकि जो कि मुझे कटवाने, गलने वाले नहीं थे, मेरे कटने वाले टाँके थे। तो उस ऊपरी 4 ठो जगह वो भी था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उस समय मतलब काफ़ी मैंने वहाँ पे झेला है सब चीज़ को, काफ़ी मतलब दर्द करना, पेशाब जब मुझे लगा था, मुझे जब पेशाब आया था फर्स्ट टाइम, उसी रात को तो मैंने अपनी सासू माँ को बोला था, फिर सासू माँ ने हस्बैंड को बुलाया, दोनों की हेल्प से जब मैं उठने लगी, तो जैसे उठ के मैं थोड़ी दूर पे गई कि मैं बेहोश होके मैं गिर गई। वापस से फिर मुझे बेड पे कैसे लाया गया आधे रास्ते से, मुझे कुछ भी ज़रा भी होश नहीं है कि मैं वापस से कैसे अपने बेड पे आई हूँ। और उसके बाद फिर था कि जो भी है आपको बेड पे ही आप करो, क्योंकि आप उठ के बाथरूम तक नहीं जाने की कंडीशन नहीं थी। तो ये था कि जो भी है, जो बेड पे नहाता है, इसमें लैट्रिन बाथरूम जो बेड पे ही करते हैं मरीज़, मेरी कंडीशन वैसी हो गई थी, मुझे उसी में करना था। तो मुझे हालाँकि टॉयलेट नहीं लगी थी, लेकिन हाँ, जो मुझे पेशाब लगा था मुझे उसी में ही करना पड़ा, वैसे लेटे-लेटे बेड पे, ऐसी मेरी कंडीशन हो गई थी। फिर धीरे-धीरे समय बीतता गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, एकदम टोटल 5 दिन मैंने हॉस्पिटल में अपने बिताए हैं। और उसमें मैं कैसे रहूँ, मैं क्या ही बताऊँ उस चीज़ को। ओके फैमिली, तो मैं चली गई थी अपनी प्रिंसेस को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था स्कूल से लाने का, तो मैं चली गई थी उसको लेने के लिए और स्कूल से मैं ले आई हूँ। उसके बाद मैं अपना वीडियो आगे स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं जब आ गई थी ऑपरेशन थिएटर से, मैं बाहर निकली थी 9:30 बजे, तो मैं आ गई थी आईसीयू में ही।
और उसके फिर नेक्स्ट डे मैं शिफ्ट हुई थी वार्ड में, वो भी दोपहर के टाइम में, क्योंकि मेरी कंडीशन सुबह वैसी थी नहीं कि मैं अपने उठ के मैं बाथरूम टॉयलेट यूज़ कर सकूँ। बहुत दूर पे नहीं था, थोड़ा थोड़ी दूरी पे, मतलब जिस रूम में आईसीयू में मैं जिसमें थी उसी में ही पास में ही था। 10 कदम की दूरी पे वॉशरूम था, लेकिन मेरी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं चल के जा सकूँ वहाँ तक भी। जैसे उठी वहाँ मैं बेहोश होके गिर गई थी आधे रास्ते से, और फिर मुझे वापस मैं अपने बेड पे कैसे आई, कैसे मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ कैसे लाएँ, मुझे ज़रा भी होश नहीं था। और जब कुछ देर बाद फिर से जब मुझे होश आया, तो जो भी था मतलब कि पेशाब-वसाब करना, वो मैं जो बेड पेन होता है मैं उसी में ही कर रही थी। मुझे टॉयलेट तो नहीं आई थी क्योंकि मैंने कुछ खाया भी नहीं था। सिर्फ़ पेशाब ही आ रहा था, क्योंकि सिर्फ़ मुझे कंटिन्यूअसली सिर्फ़ मुझे बोतल ही चढ़ रहा था लगातार, मतलब ना जाने मुझे कितनी बोतल चढ़े होंगे, मुझे खुद को ही नहीं पता कि कितने सारे, क्योंकि लगातार कंटिन्यूअसली बोतल, 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 बोतल एंटीबायोटिक के, और मतलब ऐसे बोतल चढ़े थे बड़े वाले। तो बहुत सारे बॉटल चढ़े मुझे, और मुझे ऐसी कंडीशन नहीं थी कि मैं उतर के थोड़ा-सा भी मैं चल सकूँ। हालाँकि सिर्फ़ मेरे साथ ही ऐसा था, बाकी पेशेंट के साथ ऐसा नहीं था, क्योंकि आईसीयू में जब मैं एडमिट हुई थी, तो उसी दौरान 5 लोग और भी थे मरीज़, जो कि गॉल ब्लैडर अपना निकलवाने ही आए थे। उनको भी यही प्रॉब्लम था, स्टोन में गॉल ब्लैडर था, जिसमें से 4 लेडीज़ ही थी, फीमेल थी, और 1 जेंट्स थे। तो किसी के साथ भी ऐसी कंडीशन नहीं हुई थी जितनी कंडीशन मेरे साथ इतनी मेरी खराब हो चुकी थी। बाकी सभी लोग जितने थे वो गए थे, अपना निकलवाया, और वापस एकदम हँसते-खासते मतलब हँसते-वसते बोलते निकले थे अपने ऑपरेशन थिएटर से। और ना उनको कोई ऑक्सीजन मास्क लगा था, ना ही इतना कोई उन्होंने सफ़र किया था, ना ही उनको पता चला। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं, यहाँ तक कि अब अगले दिन ही जैसे ऑपरेशन से बाहर निकले थे, उसके अगले दिन ही चलना-फिरना नॉर्मली सब कुछ शुरू कर दिया था, बट पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि सबके साथ ऐसी कंडीशन होती है। सबका बॉडी का झेलने का तरीका अलग-अलग होता है, लेने का, कि को किसकी बॉडी कैसी है। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे साथ ही, उतने 5 लोगों में सिर्फ़ ये प्रॉब्लम सिर्फ़ मेरे साथ ही हुई थी कि मैंने इतना सफ़र किया था। मेरी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ? मेरी बॉडी रिस्पॉन्स मतलब ऐसा क्यों लिया, या फिर क्या दिक्कत था? बट मैंने ये सब कुछ सफ़र किया, बहुत कुछ मैंने झेला। तो फिर जिस दिन मैं निकली थी, मतलब ऑपरेशन थिएटर से जब आई थी 22 तारीख को, साढ़े 9 बजे निकली थी रात को, तो मैं आईसीयू में थी। उसके नेक्स्ट मैं शिफ्ट हो गई थी, वार्ड में आ गई थी। और वहाँ फिर क्या कहते हैं, मैंने कुछ भी, मुझे मतलब दिया नहीं गया था, ना पानी पीने के लिए, ना कुछ खाने के लिए। मुझे शाम को मिला था 5 बजे, मुझे मिला था ये था कि आप मतलब 5 बजे ये शाम तक में मतलब कुछ भी खा पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो भी खाना है लाइट वेट खाना है। तो सबसे पहले मुझे चाय ही मिला था पीने के लिए। मैंने थोड़ा-सा बस चाय पिया था, बाकी मेरा कुछ भी खाने की इच्छा हो ही नहीं रहा था कि मैं कुछ भी खाऊँ। और जो भी था गर्म पानी, तो मैं कंटिन्यू जो भी जब भी मुझे प्यास लगती थी, तो मैं गर्म पानी ही पीती थी, कि मतलब मेरे जो टाँके हैं उसके लिए रिलीफ़ रहेगा, मेरा जो दर्द है उसमें आराम मिलेगा मेरे को, जितना मैं गर्म चीज़ खाऊँगी, पीऊँगी। तो बस मैंने चाय पिया, उसके बाद मैं फिर धीरे-धीरे मैंने चाय और ब्रेड लेना स्टार्ट किया खाना। और उसके बाद मतलब था कि जो भी मैं खाना खा रही थी, सब मैं खाना घर का ही खा रही थी, बाहर का मैं कुछ भी नहीं खा रही थी। और क्या कहते हैं, जो मतलब मेरे जो हस्बैंड हैं, उनके जो फ्रेंड हैं, उनके घर से सारा खाना आता था मेरे को खाने के लिए। तो मैं क्योंकि हस्बैंड भी मेरे मेरे साथ थे, मेरे सासू माँ भी मेरे साथ ही थी। और क्या कहते हैं, मेरे मायके का था, तो वहाँ पे एक अलग ही प्रॉब्लम था वहाँ पे। तो ये था कि वहाँ से खाना-पीना लाने-बनाने में मेरे भाई को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। तो ये था कि अ, जिस हॉस्पिटल में, जहाँ मेरा हॉस्पिटल था, जिसमें मेरा ट्रीटमेंट हो रहा था, वहाँ पास में मेरे हस्बैंड के बहुत सारे फ्रेंड हैं, उनका रूम है, तो वहाँ से खाना मेरे लिए आ जाया करता था, दोनों टाइम ही, पूरी फैमिली के लिए। तो मैं हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड हो, चाहे मेरी सासू माँ हो, सबको ही मतलब उनके यहाँ से खाना आता था, सबको ही मेरे से खाना खाता था। तो जो भी था, मैं ये था कि मैं रोटी हो या चावल हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी था, मैं सब कुछ मैं खा सकती थी। ऐसा नहीं था मैं कोई चीज़ परहेज़ कर रही हूँ, सब कुछ खाती थी, लेकिन ज़्यादातर जैसा कि मुझे रोटी ही पसंद है, तो मैं ज़्यादा रोटी ही खाती थी। ये नहीं सोच रही कि मतलब क्या पचेगा कि नहीं पचेगा, और डॉक्टर ने खुद ही कहा था कि सब कुछ खाइए, थोड़ा-थोड़ा जितना सारा चीज़ है वो सब कुछ लिया करिए, लेकिन थोड़े-थोड़े देर में लिया करिएगा, एक बैग या पेट भर मत खाइएगा, नहीं तो बॉडी रिएक्ट नहीं कर पाएगी, तो जहाँ तक आपको वॉमिटिंग हो सकती है। तो इस वजह से जो भी खाएगा, लाइट वेट खाना खाइएगा, और बहुत ही कम क्वांटिटी में खाइएगा, पेट भर मत खाइएगा। तो मैं वही चीज़ करती थी। तो मैं मतलब करना क्या ये होता था, मैं कुछ भी खाती थी ना, तो मैं जैसे 2 कौर खाती थी, तो ऐसा लगता था जैसे मैं कितना मैं पेट भर खा चुकी हूँ, कितना मैं गले तक भर-भर के खा चुकी हूँ। मैं थोड़ा-सा भी अगर 2-4 को रोटी खा ली या 2 को चावल खा ली,
लगता था कि मेरा कितना पेट भर चुका है। और कई बार तो ऐसा होता था कि मतलब खाते-खाते मेरे को मतलब वॉमिटिंग हो जाती थी, ऐसा मेरा कंडीशन हो गया था। मतलब मैं खाना भी लेके बैठती थी, साथ में पानी और मग लेके बैठती थी, क्या तो मैं खाऊँगी, अगर ये खाना अंदर गया मेरे तो ठीक है, अगर उल्टी हो गया तो मैं तुरंत उल्टी कर दूँगी। ऐसी इस तरह की मेरी कंडीशन थी, तो कुछ भी खा लेती थी तो कोई चीज़ पचता था, कोई चीज़ नहीं पच पाता था, तुरंत मेरे को उल्टी लगता था, तो मैं तुरंत उल्टी कर देती थी। तो इस तरह से करके मेरे 5 दिन टोटल हॉस्पिटल बिताए थे। मतलब जब मैं वार्ड में शिफ्ट हुई थी, आईसीयू से वार्ड में जब मैं आई थी, तो उसके 3 दिन तक तो मेरा मतलब वार्ड में मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी कि मेरी अच्छी कंडीशन हो। नहीं तो बहुत लोग ऐसे थे जो कि उसके मतलब जिस दिन ऑपरेशन हुआ है, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने डिस्चार्ज लेके अपने घर चले गए हैं। बट मेरी कंडीशन 3 दिन लगातार जो कि वार्ड में आने बाद भी खराब ही थी। लास्ट के जो 2 दिन बचे थे, उसमें मेरी तबीयत में थोड़ा-सा सुधार हुआ था। मैं थोड़ी-सी मतलब पहले से बेहतर महसूस कर रही थी। ऊपर से मैं इतनी फ्रस्ट्रेट और ऊब भी गई थी ना वहाँ पे रहे ऐसा लग रहा था मैं कब घर जाऊँगी, कब घर जाऊँगी कि मैं ठीक हो गई। अगर मैं यहाँ रहूँगी तो मैं बीमार ही रहूँगी। मैं शायद घर जाऊँगी तभी थोड़ा-सा मुझे अच्छा लगेगा, ऐसा था। तो उसके बाद फिर वहाँ पे अपना खाया-पिया बाकी मुझे कंटिन्यूअसली लगातार बोतल भी चढ़ रहे थे जब तक मैं वहाँ पे थी हॉस्पिटल में, तब तक मुझे बोतल चढ़े थे। जिस दिन मेरा लास्ट डिस्चार्ज था उसी दिन मेरा ये ड्रिप निकला था, यहाँ वो बोतल चढ़ने वाला ड्रिप होता है वो निकाला गया था। और बाकी शाम तक में मतलब सुबह मेरा डिस्चार्ज का हुआ था, 5 दिन बाद डिस्चार्जिंग का पेपर सुबह के लिए प्रोसेस किया गया था, तो शाम को हम लोग को डिस्चार्ज मिला था। उसके बाद फिर हम लोग आए थे घर के लिए। बाकी डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपको जब से आपका ऑपरेशन हुआ है उस डेट से आप काउंट करिएगा 15 दिन का, क्योंकि 15 दिन बाद आपका टाका कटेगा, तो आके अपना टाका कटवा लीजिएगा यहीं हॉस्पिटल में। तो हम लोग आ गए थे घर। घर में मैं सब कुछ खा रही थी, जितना सारी चीज़ होता है सब कुछ, मतलब कि चाय पीना हो, दूध मैंने नहीं पिया था। दूध हालाँकि मुझे पसंद है, लेकिन मैं नहीं पी रही थी कि शायद पचे ना तो दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि जब भी उल्टी होता है ना तब भी जो ये जो जहाँ पे सारे जो चोट मतलब जहाँ पे जो जैसे टाँके लगे हैं वो सारे दर्द करने रहे थे। पूरा मतलब ऐसा लग रहा था ना जैसे पूरी बॉडी अंदर की पूरी कोई पूरा हिला दिया हो अंदर का पूरा। तो इस वज़ह से यही मैं सोचती थी कि ऐसा मैं कम से कम खाऊँ और ऐसा मैं खाना खाऊँ जिससे मुझे उल्टी ना होने पाए, क्योंकि अगर उल्टी होगा तो फिर बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, बहुत दिक्कत होगा। हालाँकि डॉक्टर सभी दवाई लिखे हुए थे, सारा चीज़ उन्होंने लिखा हुआ था, पेन किलर हो, एंटीबायोटिक हो, सारी दवाइयाँ लिखी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब भी खाँसी आती थी या उल्टी आती थी तो बहुत दर्द करने लगता था। तो ये चीज़ था कि जितना से जितना मैं कम खाऊँगी और लाइट वेट खाऊँगी तो मुझे उल्टी का चांस नहीं रहेगा मेरे को। तो मैंने दूध तो बिल्कुल मतलब मैंने 20 दिन दूध मैंने बिल्कुल नहीं पिया था। और क्या कहते हैं कोई भी बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाया था। ना ही कोई मसाला वाला मैंने खाना खाया है। मैंने सिंपल खाना खाती थी। जैसे जो भी सब्ज़ी हो या जितनी सारी सब्जियाँ हो, रोटी हो, चावल हो, दाल, इतना मैंने अपने खाने में लिया है, सलाद-वलाद। बाकी और ऐसा कोई चीज़ मतलब अचार हो गया या बहुत तीखा स्पाइसी सब्ज़ी या बहुत वैसा मतलब ऑयली जिसमें कोई चीज़ ऑयल वाला हो, वैसा मैंने नहीं खाया है। और ना ही मैंने दूध भी नहीं पिया है, ना ही कोई बाहर का खाना खाया था। तो ये मैंने थोड़ा परहेज़ किया था 1 महीने तक कि ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो। मेरा 22 जून को मेरा ऑपरेशन हुआ था और 20 जुलाई तक मैंने मतलब कुछ भी ऐसा नहीं खाया था। यहाँ तक कि आलू भी मैंने नहीं खाया था, क्योंकि ये होता है कि आलू भी पकाता है घाव को, तो मैंने आलू बिल्कुल नहीं खाया था। बाकी टमाटर भी मैं बहुत कोई भी होता था किसी चीज़ में बहुत कम ही वैसा मैं डाल के खाती थी। और उड़द की दाल जो होती है उसका भी मतलब मैंने कुछ भी नहीं खाया है उसका, जबकि क्योंकि वो भी बहुत पकाता है, मतलब कि टाका को पका देता है एकदम। तो इस वज़ह से मैंने उड़द की दाल का भी कोई भी चीज़ नहीं खाया था। तो ये सारी चीज़ें जो थी कुछ मैंने परहेज़ की हुई थी। और उसके बाद से फिर मैंने सिर्फ़ दूध लेना स्टार्ट कर दिया है। बाकी बाहर की चीज़ें मैं खाती हूँ, जैसे समोसा हो गया तो वो भी मैंने खाया है, कई बार खाया है, समोसा खाया है, डोसा खाया है। और क्या कहते हैं अभी हाँ, पानी पूरी खा लिया है और दूध। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं मतलब कि 20 दिन के उससे ऊपर होने के बाद आलू, तो ये सारी चीज़ें मैं अब खा ले रही हूँ तो मुझे दिक्कत नहीं होता है। मतलब अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ है, ना ही मेरा घाव भी पका है, ना ही मुझे कोई दिक्कत हुआ है। तो बाकी सारी चीज़ें मैं खाती हूँ, अब खा रही हूँ और मुझे खाने-पीने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है कि अब मुझे उल्टी हो जाए या कोई मतलब कि पचने में दिक्कत हो या लैट्रिन में कोई फ़र्क पड़े, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए अब सब ओके है, मैं सब कुछ खा रही हूँ अब। बट लेकिन बहुत नहीं खाती हूँ, बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि मुझे अब खुद ही खाने का बहुत इच्छा नहीं होता कि मैं बहुत भर-भर के खाऊँ या बहुत वैसा कि मुझे चाहिए ही है, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो मैं इसके बिना नहीं रह पाऊँगी। मुझे ऑयली चीज़, जंक फूड ही खाना, ऐसा नहीं है।
सब चीज़ मैं अभी भी खाती हूँ, बट ये है कि बहुत कम ही खाती हूँ, क्योंकि मैं अब सच कहूँ तो ये सब चीज़ों से ऊब गई हूँ। मेरा उतना खाने की इच्छा होती भी नहीं है कि मैं ये सब चीज़ बहुत खाऊँ, तो मैं बहुत कम ही खाती हूँ। बाकी चार्ज की बात करूँ तो मेरा लगा था 47,000 मेरा लगा था ऑपरेशन का। टोटल मतलब जितना होता है टोटल हॉस्पिटल खर्चा एडमिट से लेकर डिस्चार्ज तक का मेरा टोटल 47,000 रुपए लगा था। हर हॉस्पिटल का अलग-अलग होता है, किसी हॉस्पिटल में 32 लगता है 32,000, तो किसी में 35,000, किसी में 38,000, किसी का 42,000, मेरा लगा था 47,000। तो ये चार्जेस होते हैं। मेरा एक्स्ट्रा 10,000 इस बात का लगा था, वैसे मेरा 37,000 हो जाता, बट 10,000 लगा था मेरा रूम का, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने एक सेपरेट जो डीलक्स रूम होता है उन्होंने वो बुक किया हुआ था, ताकि मतलब उसमें होता है कि और मतलब मरीज नहीं रहेंगे, सिंपल आपको एक सेपरेट रूम मिल जाएगा जिसमें आप रहोगे, आपकी पूरी फैमिली रह सकती है, ऐसा होता है। तो मेरे हस्बैंड ने सेपरेट रूम लिया हुआ था, जो कि पर डे का 2,000 रुपये था एक दिन का, तो 5 दिन का 10,000 रुपये सीधे ये हो गया था। अगर उसको निकाल दें अगर, तो मेरा 37,000 ही लगता। अगर मैं एक वार्ड में अगर मैं शिफ्ट की होती अपने आप को, अगर मैं वार्ड में रही होती बाकी मरीजों के साथ, तो मेरा 37,000 ही लगता। तो ये था प्राइस जो कि हमने पेड किया था। बाकी अब मेरी हेल्थ ठीक है। हाँ, जब मेरा ये था कि जब मेरा दवा खत्म हो गया था, क्योंकि जब मैं डिस्चार्ज में हुई थी, तो मेरा दवा लगा, मतलब कि मेरे हफ्ता डॉ 1 हफ्ते के डॉक्टर ने मुझे कोर्स दिया था दवा खाने के लिए, जिसमें एंटीबायोटिक था और सिरप था और क्या कहते हैं पेन किलर का टैबलेट था खाने के लिए, मतलब 3-4 तरह की दवाइयाँ थी जो कि आपको खाना था, 1 हफ्ते का मेरे को खाने के लिए दिया गया था। तो जब तक मैंने खाया था तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, ना कोई पेन हो रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। बट जैसे मेरी दवाई खत्म हो गई थी, वैसे फिर से मेरे को मतलब उल्टी आना, हल्का चक्कर जैसा आना, पेन करना, मेरा जो भी जितने सारे भी टाँके वो सब दर्द करना, ये सारा मेरे को प्रॉब्लम शुरू हो गया था। तो फिर ये था कि डॉक्टर को के पास जाना है टाँका कटवाने के लिए, तो जब जाएँगे तो उनको दिखा भी देंगे। तो फिर वो डॉक्टर के पास गए थे जब टाँका अपना कटवाने के लिए, तो उनको मैंने बताया अपनी सारी चीज़ें, तो उन्होंने कहा था कि अ, अभी जहाँ पे मतलब आपको अगर दर्द कर रहा है, तो आपको जब तक दर्द कर रहा है तब तक पेन किलर की दवा खानी पड़ेगी। आप खाइए, धीरे-धीरे आराम हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा होल आपका मेन चेस्ट के पास किया गया है। वो सबसे बड़ा होल है और उसको भरने में समय लगता है। तो अगर दर्द करा तो दवा खाइए, धीरे-धीरे चीज़ें ठीक हो जाएँगी, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो उन्होंने फिर से दवा लिखा था, तो मैंने फिर से खाना स्टार्ट कर दिया था दवा, फिर से मुझे रिलीफ़ हो गया था और फिर से मुझे दिक्कत, फिर मतलब दवा जैसे मैं खाने लगी थी, फिर मुझे कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं, और अब मेरी दवा फिर से जब खत्म हो गई थी, तो फिर से अब हल्का-हल्का माइल्ड पेन मतलब मेरे को यहाँ पे फिर से शुरू हो गया है। सब जगह नहीं है, सिर्फ़ मेरे चेस्ट के पास ही वहाँ पे हल्का माइल्ड पेन होता है। अगर जब मैं कोई भारी चीज़ उठा लेती हूँ, जैसे मैं सुबह कोई उठाती-बैठाती हूँ या थोड़ा-सा घर का ज़्यादा काम कर देती हूँ, तो मुझे जब लोड पड़ता है तब मेरे को वहाँ बहुत ज़्यादा हल्का मतलब वैसा पेन स्टार्ट हो जाएगा मेरे को, तो फिर आराम करने पे मेरे को आराम मिल जाता है। बाकी मैंने दवा अब लेना बंद कर दिया है, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैं दवा पे रहूँगी तो फिर बॉडी भी उसी पे हो जाएगी मेरी, दवा पे ही। तो इस वज़ह से मैंने दवा लेना बंद कर दिया, मैं दवा नहीं खाती कोई भी। और अब ऐसे भी है कि अगर हल्का पेन करता है तो मैं थोड़ा रिलैक्स कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अपने काम में जैसा होता है वो मैं सारी चीज़ें करती हूँ, मैं सब कुछ मैं करती हूँ। मेरी बेटी आज 4 साल की, तब भी उसको उठाना, बैठाना, नहलाना-धुलाना, खिलाना, पिलाना, खाना बनाना सब कुछ मैं कर रही हूँ। अब ऐसा कुछ चीज़ नहीं जो मैं नहीं कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें ही अब करती हूँ। तो ये थी मेरी स्टोरी गॉल ब्लैडर सर्जरी की, कि कैसे कब मुझे पता चला और क्या मेरा रिएक्शन रहा जानने के बाद, और मैंने क्या-क्या फ़ेस किया अपने ऑपरेशन के दौरान, और उसके बाद फिर मैंने क्या-क्या फ़ेस किया ऑपरेशन होने के बाद, और घर पे आके मैंने क्या-क्या फ़ेस किया, कि मैंने क्या-क्या चीज़ें परहेज़ की, क्या चार्ज लगा, ये सारी चीज़ें मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया। आई होप आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिलेगी ऑपरेशन कराने से पहले, कि और ऑपरेशन कराने के बाद की एक मतलब कि क्या प्रोसेस होता है और क्या-क्या फेस करना पड़ता है, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। ये तो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था। आई होप आप लोग का सबका अपना-अपना एक्सपीरियंस होता है, और आई होप थोड़ा भी आप लोगों को मोटिवेशन मिल जाए या मिला होगा मेरी स्टोरी जान के। तो बस यही थी मेरी स्टोरी, और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, समझ आई होगी और एक मोटिवेशन मिला होगा। तो इसी के साथ मैं ये ब्लॉग करती हूँ यहीं पे एंड।
मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। जानती हूँ ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन सारी चीज़ें जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताने में, और आप कुछ बताओगे, हर चीज़ बारीकी डिटेल के साथ बताओगे तो समय तो लगता है उस चीज़ में, बट ये है कि मोटिवेशन भी इससे इंसान को मिलता है, एक आइडिया मिल जाता है, समझ मिल जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपको गॉल ब्लैडर में कभी स्टोन हो तो आप बिल्कुल कराइएगा, कभी अवॉइड मत करिएगा या फिर नज़रअंदाज मत करिएगा इस चीज़ को। अगर होगा तो भले लेट अबे अपना टाइम देख के, समय देख के, सुतार देख के करा लीजिएगा तो बेटर है। ये नहीं कि एक चक्कर में दूसरी तीसरी बीमारी भी पाल लें आप, तो ये चीज़ कभी मत करिएगा। मैं तो अपनी तरफ से यही सलाह दूँगी। बाकी प्रॉब्लम का बहुत होता है, तो ये चीज़ है कि बहुत लोग बहुत कुछ फेस करते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है। जैसे मैंने बताया कि जब मैं एडमिट थे तो 5 मरीज़ में से सिर्फ़ मैं ही जो थी जिसको मैंने सफ़र किया, इतना मैंने प्रॉब्लम झेली, नहीं तो बाकी के 4 मरीज़ जो थे वो एकदम बिंदास अच्छे से उठना, बैठना, चलना, फिरना सब कुछ कर रहे थे। सो तो सबका अपना किस्मत भी है कह सकते हैं, लक भी है कह सकते हैं। तो मेरे साथ होना था शायद ऐसा, तो ये सारी चीज़ें हुई मेरे साथ। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खूब सारा पानी पीजिए, क्योंकि कहते हैं कि बहुत सारा जंक फूड खाने से, ऑयली चीज़ें खाने से या एक्सरसाइज नहीं करने से और पानी बहुत कम पीने से ही ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्टोन की। तो मैं तो यही कहूँगी कि बहुत सारा पानी पीजिए, क्योंकि मैं जंक फूड तो बहुत तो नहीं खाती और ना ही मैं बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाती हूँ, लेकिन ये है कि पानी में बहुत ज़्यादा कम पीती थी, बट अब मैंने पानी बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है। तो यही मैं कहूँगी कि सबसे अगर किसी भी बीमारी से, अपनी बॉडी की बीमारी से बचना हो तो सबसे बेस्ट तरीका है कि खूब सारा पानी पियो। जितना आप पानी पियोगे उतना आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, उतना ही जैसे प्रॉब्लम है वो आपको कम से कम होगी आपकी बॉडी में। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ मैं इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और चंदा प्रिंस ऑफिशियल चैनल को फॉलो करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे ब्लॉग को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और आप लोग एंजॉय कर सको। बाय बाय।